नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकारात्मक जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आपको चाय पर चर्चा आपका फेवरेट शो है, इस पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात एक बात बताऊं कि मार्केट में गिरावट कब तक रहेगी तो देखते हैं। दूसरा, कल की मार्केट का हाल देखते हैं, वहां से क्वेश्चन निकलेगा, वहां से फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि देखो, 3,597 करोड़ की एफआईआई ने बिकवाली करी है, जो कि औसत के लिहाज से परसों से कम था। मींस जो है थर्सडे से कम था, फ्राइडे को जो बिकवाली हुई है। वहीं पर ही खरीदारी डीआईआई की थोड़ी सी कम हुई है, और ये जो खरीदारी हुई है 1,374 करोड़ हुई है। ठीक है, थोड़ी सी कम जरूर हुई है। तो क्या इतने दिनों के सिनेरियो में आप लोग क्या इस चीज को देख रहे हैं कि इतने छोटी खरीदारी और बिकवाली में इतना ज्यादा मार्केट गिर सकती थी क्या? क्या रीजन आप लोगों को समझ में आया है? तो अगर मेरे से पूछोगे, मेरा जवाब होगा नहीं। एफआईआई और डीआईआई कल की मार्केट के जिम्मेदार नहीं है। क्यों? कल जो 3 सिनेरियो हुए हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत बड़े हुए हैं। पहला, जो आपको 2 दिन के 3 दिन के पहले हमने अंदेशा जताया था कि आपके जो रुपए की वैल्यू है वो 85 को टच ना कर जाए। तो कल जो आपका डॉलर वर्सेस रुपीज का इंडेक्स है, ये 85.10 हो गया है, जो कि आज तक का इतिहास का सबसे लोवेस्ट रुपए की वैल्यू रही है डॉलर के मुकाबले, नंबर 1। तीसरी जो बात रही है, फॉरेक्स रिजर्व में अपने कमी आई है। फॉरेक्स रिजर्व में जब क्रूड ऑयल का प्राइस स्थिर है, उस जगह पर अगर फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई है तो कहीं नहीं क्या है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी चिंता का कारण ये रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता का कारण रहा है, वो रहा है जो हमारे आरबीआई के मौजूदा गवर्नर का जो स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट था कि भाई हम इंटरेस्ट रेट के कट को प्राथमिकता नहीं देंगे, जबकि हम देंगे किसको प्राथमिकता? प्राथमिकता देंगे महंगाई को काबू करने की। क्यों? क्योंकि महंगाई पर काबू होना, देखो भाई सीधी सी बात है, अब यहां पर लड़ाई हो रही है ग्रोथ वर्सेस रुपए की वैल्यू वर्सेस जो है महंगाई, जनता को राहत। अब जनता में अगर राहत होगी तो यहां पर इलेक्शन आते हैं, सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जनता पर। अगर इफेक्ट पड़ेगा महंगाई का, महंगाई तो पड़ा ही है, वो सीधे के सीधे किसके ऊपर पड़ेगी? सरकार के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हाँ इस टाइप का ये फैसला हो। अब आपको मैं पीछे लेकर के चलूंगा, जब पिछली हमारी आरबीआई की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे 6 में से 4 जो सिटिंग जो है पर्संस थे, उन्होंने रेट ना बढ़ाने की वकालत करी थी, 2 ने रेट बढ़ाने की वकालत करी थी। तो अब मैंडेट ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से रेट ना बढ़ाने का फैसला लिया गया। आपको पता है वो कब हुआ था? पूर्व शक्तिकांत दास साहब के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी। उसके बाद में जो भी हुआ आप लोगों को मालूम है, उस पर जाने से कोई भी फायदा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उसमें से जो 2 लोगों ने किया था, उन्होंने बोला था भाई देखो फिर हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी देश की उन्नति, हमारा देश का जीडीपी ये अफेक्टेड होगा अगर आप लोग रेट नहीं कट करोगे तो। अब जाहिर सी बात है कि अब यहां पर जनता को राहत भी देनी है और इसके बाद में ये भी करनी है आने वाले समय पर क्या होगा। दूसरी चीज जो कल, क्या ये इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, क्या ये ठीक रहा आरबीआई गवर्नर के ऊपर फोड़ा जाना तय था कि आरबीआई गवर्नर से ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, क्या ये सोचा समझा स्टेटमेंट है? क्यों? क्योंकि आज आपके जीएसटी की बोर्ड की बैठक का आउटकम आने वाला है, जिसमें ऑटो सेक्टर में, जिसमें ओल्ड गाड़ियों पर टैक्स लगाना जाना तय है। उसके बाद में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका 28% से 35% में लेकर के जाना तय है, और उसके बाद में 12% से लेकर के 18% गाड़ियों पर जीएसटी लगाना जाना तकरीबन तय है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसका अनुमोदन कर दिया है, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अब आने वाले समय पर उसके बाद में सिंडियोज क्या बनेंगे और कैसे सिंडियोज के साथ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, ये बात देखने वाली होगी। जाहिर सी बात है कल मिड कैप में सबसे बड़ी गिरावट हुई है। मिड कैप आपको पता ही है कि ब्लू चिप कंपनियों के बाद में मिड कैप कंपनियां ही स्टेबल कंपनियां होती हैं। इसमें अच्छा खासा पैसा एचएनआई वगैरह का, बड़े बड़े लोगों का इनका लगा होता है, जिनको कि हम एफआईआई के अलावे जो लोग
वहां पर पैसा आता है, मिड कैप कंपनियों में लगता है कि 3% के आसपास वहां पर गिरावट हुई है, खरीदारी हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो है समझदार लोग हैं वो हमेशा अपने पैसे को, अपने विकेट को बचा करके रखते हैं मार्केट में। और आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है, मैं आप लोगों को अब इन चीजों पर एक कर दूं कि स्मॉल कैप भी टूटा है, मिड कैप सबसे ज्यादा टूटा है, उसके बाद में बैंक भी टूटा है, आपका सेंसेक्स भी टूटा है, निफ्टी भी टूटा है, वो आप लोगों ने देखा हुआ है। शुरू शुरू में कल मार्केट अच्छी खासी उठी थी, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के आने के बाद में फिर जाकर के यहां पर ये सारी की सारी प्रक्रिया शामिल हुई है। ये 3 रीजन जो बेसिक रीजन है, बड़े रीजन है, हमारे डोमेस्टिक रीजन है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने कल भी बोला था कि जापान की मार्केट स्टेबल है, अमेरिकन मार्केट स्टेबल रही थी, वहां पर उनका जो ये कंज्यूमर प्राइस एक्सपेंडिचर का जो आंकड़ा आना है, अब सबकी निगाहें उस पर हैं, उसके आने के बाद में ही तब जाकर के बात बन पाएगी। अभी हमारे यहाँ का जीएसटी वाला हो गया, अमेरिका का सीपी हो गया, ठीक है, तो इन आंकड़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब सवाल यहां पर उठता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हाँ ये बात सत्य है कि आप वहीं पर पहुंच गए हो जहां पे आप इलेक्शन के टाइम पर थे, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। अब 23,200 का जो आंकड़ा जा रहा है वो 200 डीएमए से ज्यादा चला जा रहा है। 200 डेज जो है ना आपका मार्केट एवरेज से वो आपका ज्यादा हो जा रहा है, तो उस लेवल को हम ब्रेक कर रहे हैं। अब यहां पर तकलीफ सबसे ज्यादा किसको हो रही, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं और उसके बाद में करना क्या है वो मैं करता हूं। देखो भाई 2023 और 2024 बेशक मई का ही मान लो अच्छा खासा रिटर्न आपकी मार्केट ने दिया है, इलेक्शन के बाद में फिर 27 सितंबर को बढ़िया रिटर्न लोगों ने लिया है। वहां तक अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जनवरी से लेकर के सितंबर तक के परिप्रेक्ष्य में, तो अच्छा खासा रिटर्न 2024 में लिया, 2023 में लिया है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर उस माइंडसेट से आए हैं कि भाई हम यहां पर लगाएंगे तो हमारा उसके बाद में साल भर में 2 साल में पैसा मेरा डबल हो जाएगा। भाई मैंने पहले भी आप लोगों को इस चीज को आगाह किया था, बार बार मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा, मैंने इस बातों से आगाह किया था। अगर आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट में आ रहे हो तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। मार्केट हमेशा क्या करती है, एवरेज आउट कर देती है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। अब एवरेज आउट इन द सेंस यही है कि जो आपका एक स्मॉल कैप इतना रिटर्न देती है, मिड कैप इतना देती है, फ्लेक्सी कैप इतना देती है, लार्ज कैप इतना देती है। एवरेज आप पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लें। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो आकर के इस समय लेकर के भाग लिए होंगे वो तो ठीक है, वो हो गए अपना जो है सिकंदर हो गए। आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैं तो अटक गया, मैं तो फंस गया। ना तो कहीं आप अटके हो, ना तो कहीं आप फंसे हो। जो निकल गए हैं उनके लिए पोजीशन बनाना, उस लेवल पे बनाना मेरे ख्याल से मुश्किल है। आज अगर आप ये सोचो कि वो जितना उन्होंने निकाला होगा वो आज के दिन में, एक दिन में वो ट्रक से डाल देंगे, आई थिंक कि ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार पोजीशन से निकलने के बाद में बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, एसआईपी का इनफ्लो आपका चल रहा है, ठीक ठाक इनफ्लो आ रहा है, थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएट होता है कभी कभी, वो इन्वेस्टर्स के माइंड सेट के ऊपर होता है। हाँ, अब चिंता की बात यह है कि जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो खरीदारी कहां से करेंगे। जब वो खरीदारी नहीं करेंगे तो उसके बाद में बाकी चीजें कहां से होंगी। अब यहां पर ये इंटरेस्ट रेट वगैरह तो हो गई, बेमानी बातें हो गई। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो उलूल जुलूल टैक्स लगा हुआ है लोगों के ऊपर, इस पर कम से कम सरकार को मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। फालतू के टैक्सेशन से कुछ ना कुछ जनता को राहत देना चाहिए, जिससे कि वो महंगाई से भी लड़ सकें। पहला फायदा तो ये होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो उलूल जुलूल टैक्स लग रहा है, एक्चुअली टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। 12% पर ही गाड़ियों पर 36% का टैक्स हो जाता है। आप कहेंगे तो मैं इसको आपको समझा दूंगा कैसे हो जाता है 12% पे। अब 18% से सीधे 44% का टैक्स हो जाएगा। ऑयल और पेट्रोलियम पर देखो कितना ज्यादा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स कितना ज्यादा है। तो जो तबका खर्च करने वाला है, जो तबका ये सोचता है हम अपर मिडिल क्लास की या अपर क्लास की नकल करें, उस तबके की तो आपने जो है तोड़ रखी है, ये अपना कमर तोड़ रखी है। तो कहीं ना कहीं अब उससे जो आम तबका है, जो डेली बेसिस पर हैंड टू माउथ उनको बोल सकते हैं, जो कि डेली कमाने डेली खाने वाले हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई सामने नहीं आ पाती है और वो कहीं ना कहीं हमारे आपसे जो जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे बड़ी लेविश जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, बिकॉज उनके पास कोई पैमाना नहीं है उनकी कमाई को नापने का और देखने का। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल जो तजुर्बा है, ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। सो भाई ये बताना बिल्कुल फर्ज है। अगर हो सकता है टैक्सेशन से थोड़ी सी राहत दी जाए तो जीडीपी भी वहां पर चल सकती है और उसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है ये भी किया जा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व के संदर्भ में उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, ना ही कुछ कर सकता हूं। हाँ, अगर जो है किसानों को या थोड़ा सा स्वदेशी को बढ़ावा दे करके अगर उसको रोका जा सकता है, इंपोर्ट को रोका जा सकता है, ट्रेड डिफिसिट को रोका जा सकता है, तो सरकार को वो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कदम उठाया जा सकता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय जब ये जो 64-65 का टाइम हुआ था, ताशकंद के समझौते के टाइम पर, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ पर खाद्य का संकट आया था, ठीक है। तो कई सारे रिवोल्यूशन उसके बाद में आए हैं, क्योंकि जब हम क्या होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है, हम लोग रिएक्टिव हैं। इंडियंस की सबसे बड़ी क्या होती है, प्रोएक्शन नहीं करते हैं, ये जो है रिएक्शन पर वो करते हैं। तो उस समय रिएक्शन में मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिनके सुपुत्र जी आज कैबिनेट में मिनिस्टर हैं यूपी के और डिप्टी जो है सीएम भी रह चुके हैं काफी दिन, तो इस बात से मैं अच्छे से वाकिफ हूं और उनका स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला, भाई अपने अपने छत पर भी, खलिहान पर भी कम से कम 2-2 पौधे लगाओ, कहीं पर भी खाली जगह ना छोड़ो, कि ताकि उससे खाद्यान्न हमारा पैदा हो। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे खाद्यान्न का संकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन खाद्यान्न सामग्री हम एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं उन कंट्रियों को, अगर हम वो करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने और एक आह्वान किया था, बोला भाई कम से कम अगर एक दिन हफ्ते का फास्ट रखना शुरू कर दोगे, जैसा कि हमारे पूर्व रखते थे, तो इतने टन का आप लोग, इतने टन अनाज का आप लोग वो कर सकते हो, जिससे कि औरों को मदद मिल सकती है। तो इस टाइप की सोच वाले भी हमारे नेता रहे हैं, हम उनसे सीख ले सकते हैं। लेविशनेस के बजाय, बाजारू बनने के बजाय, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देसी नेता बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप उनसे उबर सकते हैं। लेकिन मैं तो किसी को भैया समझाने वाला हूं नहीं। अब रही बात कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने क्या करना है, उस पर हम बात कर लेते हैं। उस पर बात अगर आप देखना चाहो तो बात निकलने की यही है कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि रुपए के वैल्यू ने सबसे लोवेस्ट लेवल पहली बार टच किया हो। हाँ, आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा पहली बार नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई हो, ऐसा पहली बार नहीं है। महंगाई का आंकड़ा टच किया हो, ऐसा पहली बार नहीं है। लोगों की परचेजिंग पावर वीक हुई हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे करके आता रहेगा। जो वहां पर बैठा हुआ ऑपरेटर है वो बहुत सारी चीजों को देख लेता है और उसको मालूम होता है कि हमने क्या करना है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने एसआईपी अपनी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं रोकना है। लमसम के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल एक खिलाड़ी के जैसे बाहर बैठ करके इस रेस कोर्स का मजा लेना है। यस, आपने देखना है कि तुम करो रेस कोर्स, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने तो दांव लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में आपके फंड मैनेजर ने आपका परसेंटेज एलोकेट किया हुआ है, मैं उस बात को आपको अगेन बताना चाहूंगा, वहां के आप इस समय मालिक हो। वो पूरी टीम किसके लिए काम कर रही है? आपके लिए जो है काम कर रही है। और बहुत बड़े भाग्यशाली आप हो, छोटी सी फीस दे करके आपने ऐसे बंदे को हायर किया हुआ है जिसकी फीस करोड़ों में है। तो हमें आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को चिंता करने वाली बात नहीं है इस उठा पटक से। बशर्ते खाली क्या है, अपने दिल को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है। और भाई मेरे, अगर हो सके तो इस महंगाई में बादाम जरूर खाना है, अखरोट जरूर खाना है, दूध जरूर पीना है, फल जरूर खाना है, खेलना जरूर है, एक्सरसाइज जरूर करना है, योगा जरूर करना है। काफी सारे रसायन जो आपके एंटी रसायन, इन्वेस्टमेंट के रसायन होते हैं, वो जरूर रिड्यूस हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलते हैं किसी और सेशन में शाम को। थैंक यू वेरी मच।